नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का बीपीएससी प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर स्टार्ट किया है, उसमें पीछे के वीडियो अर्थात आपने 65वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी उसमें जो री एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो में जाकर। यहाँ हम लोग बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपको 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम लोग इसमें, जैसा कि ये जो होता है आप सभी के लिए पता है कि इसमें जो हम लोग का क्वेश्चन मिलता है वो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। तो हम लोग भारतीय इतिहास को पहले हल करते हैं, जिसमें कि प्राचीन भारत से क्वेश्चन कौन सा आया था वो देख लीजिए। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है आपका मेहरगढ़ से, जो अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। तो ये प्राचीनतम साक्ष्य मिला आपको कहाँ पर? मेहरगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो वो शासक थे आपको बीमा कदीफेसस, जिसने आपको एक विशेष उपाधि धारण की थी, वो लिया था आपको महेश्वर का। यही जो है आपको सबसे अधिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा की प्रचलन किए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। करें, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होती है? तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही ये बात बताई थी। ठीक है, चलिए अगला है कि सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? ठीक है, तो वो आपको बालपुत्र देव थे। ठीक है, आगे देखिए कर है कि पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रन सी किसने लिखा है? ठीक है, तो इसके बारे में लिखित प्रमाण आपको नहीं मिला है कि किसने लिखा है, इसका लेखक का नाम इसमें स्पष्ट नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कर है, अब मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन आया हुआ है आपका कि बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, वो किस बुक में मिला है ये पूछ रहा है आपका। तो ये है तबकाते नसीरी में, ये आपको सबसे पहले व्याख्या मिला है। चलिए, बख्तियार खिलजी जो कि आपका नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमण करके ध्वस्त भी किया था, वही है आपका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कर है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ठीक है, तो आधा राजस्व लेता अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, 1/2। अगला है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, किस संप्रदाय से संबंध रखते हैं आपका? तो ये सुहरावर्दी संप्रदाय है इनका। अगला देखते हैं, कर है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200 से 500 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कर है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में, हालांकि ये जो ई ऑप्शन देख रहे हैं आपका ये आयोग का दिया हुआ है और ऐसे ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है आपका। तो यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? ठीक है, तो ये जो है इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में पूछ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा विलियम फिंच। ठीक है, ये विलियम फिंच का कथन था। अगला देखिए क्वेश्चन, ये तो सबको पता होगा कि कश्मीर के अकबर किसको कहा गया है? तो जैनुल आबिदीन को सुल्तान जैनुल आबिदीन हो जाएगा। अब देखिए आधुनिक भारत से कौन सा क्वेश्चन आया है कि फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? ये तो दादा भाई नौरोजी का है, आप सभी को पता होगी। अगला देखिए कर है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, 29 वाला। ठीक है, आगे चलिए कर है निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण नहीं थे इसमें? ठीक है, तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास किया गया था, ये ठीक था। फिर करा जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी आपका हो जाएगा।
फिर कह रहा है भत्ते का रोकथाम, ये भी है। अधिकारियों की अक्षमता जो है ये कारण नहीं बना था, ठीक है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन जो है हो जाएगा। ये आता है क्वेश्चन, बहुत डाउटफुल रहता है, इसलिए याद रखिएगा, इसमें अधिकारियों की अक्षमता जो है ये कारण नहीं बना था, ठीक है। अगला देखिए कर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी आपको कहां से कहां तक, चांदनी चौक से पालम तक माना गया है, ठीक है। अगला देखिए, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया है, ठीक है। तो हैदराबाद के निजाम लोग जो है वो नहीं किया था। अगला देखिए कर है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो वहां महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर जो ली जाती थी, उसी के कारण आपका ये दक्कन में दंगा हुआ था जिसका। आगे चलिए कह रहा है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कथन कहा है रजनी पाम दत्त ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है, ठीक है। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है ये राष्ट्रवादी नहीं है, बाकी सब जो है वो आपको इसमें राष्ट्रवादी मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज और रहनुई, ये सब दिया हुआ है। आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा आपका सुमेलित है, ठीक है। तो देखिए प्रार्थना समाज के कौन थे आपको, आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी का, हमारे महात्मा गांधी की बात है। फिर आपका लोकहितवादी ये देखिए गोपाल हरि देशमुख, आपका बी ऑप्शन मिलते जा रहा है, ठीक है। और फिर आपका देखिए सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का था ही। और फिर आपका ये है रहनुमाई मजिदेशन सभा, ये आपका नौराजी खुर्दुन जी हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें यही आपका है संयोजन पहचानना था, तो ये मिल गया, बी आपको मिल ही गया। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, फिर हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों के नाम का सही सुनियोजन करना है, ठीक है। तो द हिंदू आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर का हो जाएगा। यहाँ देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर 2 मिल रहा है। केसरी तो आप सभी को पता होगा, बाल गंगाधर तिलक का है ही। फिर आपका बंगाली हो जाएगा, ये हो जाएगा SN बनर्जी का, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आपका ऑप्शन देखिए डी पे जा रहा है, ठीक है। और फिर आपको ऐसे ही मिल गया, अब तो बाकी है नहीं, जी सुब्रमण्यम। और फिर आपका ये हो जाएगा, इसके ऊपर क्या था, फिर आपका हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी के आपका यही हो जाएंगे गंगा प्रसाद वर्मा, और सुधारक के आपका गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन एक्यूरेट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक लोक्यमान तिलक के नाम से जानने लगे कब, अर्थात लोक्यमान तिलक की उपाधि अर्थात लोकमान उपाधि कब मिली थी इनको। तो ये जो है मर्डर केस में जब अभियुक्त बनाए गए थे, तो इस समय इनको लोक्यमान का उपाधि लोक्यमान तिलक बुलाया गया था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी। तो उस समय वो महज 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा थे, 21 साल क्रॉस कर चुके थे। अगला देखते हैं, देखिए 25 क्वेश्चन का है जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। तो जलियांवाला बाग जो हुआ था रॉलेट एक्ट के विरोध में वो सब इकट्ठा हुए थे, जहां की आपका वो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, ठीक है। फिर देखिए आपका 26 क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। तो आदिवासियों का बात किया जाए तो वो आपका स्थान आता है बिहार, ठीक है। 27 देखिए कर रहा है अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा है। तो यह कथन है आपको सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो ये तो चंपारण का सबको पता होगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए कर है गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से
परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार ने राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है आपका? तो वही है आपका जाना माना पहचाना बिहार। ठीक है। फिर देखिए आपका फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? ठीक है, तो ये जो है राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के कारण। आते हैं 31 क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट से। कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो वो तो सबको क्लियर होगा, राजगीर में हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? आपको 1885 में। अगला देखिए, कह रहा है जब आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी समय जो है आपका बंगाल टेनेसी एक्ट आया था, ये ध्यान दीजिएगा। कह रहा है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ठीक है, बिहार कब बना भाई? तो 1912 में, ये देखिए डी ऑप्शन पे है। अगला है चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ये बीपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, राजकुमार शुक्ल ने। फेवरेट क्वेश्चन है आपका। अब कह रहा है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? आपका 1931 में, ये भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ये श्री कृष्णा सिंह द्वारा किया गया है। अगला देखिए नील विद्रोह किसके बारे में था? ठीक है, तो ये तो क्लियर होगा, नील विद्रोह किसानों का है आपका। तो इसमें हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, ये तो था ही करवाना, लेकिन उसका मूल्य भी नहीं दिया जा रहा था, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर जबरदस्ती करवाने की बात इसमें भी है। फिर आपको है खेती नहीं करना चाहते थे पर उन्हें एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जाती थी, ये आपका सटीक हो जाएगा। ठीक है, जिसका कि जबरदस्ती करवाए लेकिन हमको पैसा दे दे तो वो जाहिर सी बात है कि वो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा ही अमान्य मूल्य देते थे बहुत कम, और उससे मिट्टी की उर्वरकता भी कम होती थी काफ़ी, इसलिए जो है ये करना नहीं चाहते थे किसान लोग। तो आपका सी ऑप्शन एग्जैक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 38 क्वेश्चन पे। ये रहा 38 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ठीक है, तो ये भी देखिए कुंवर सिंह का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है आपका, ये पूछता है हर बार बीपीएससी लगभग। फिर कह रहा है 39 देखिए, कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो ये इसमें एक और था आपका चौकीदारी कर। ठीक है। अगला देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? ठीक है, तो किसान सभा में आपको जुड़ने की बात है तो इसमें बहुत सारे लोग थे। स्वामी सहजानंद का भी आगे चल के इसमें हाथ था। फिर आपका इसमें ये इनका तो ये नहीं है, कार्यानंद शर्मा भी थे। फिर आपका राहुल संकृत्यान भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। तो इसमें एक से अधिक आपका हो जाएगा, ई ऑप्शन हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो जीरो वाला याद रखना है, जीरो भाई सब अलग हो जाता है, तो 2000 ईस्वी में याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये भी मिड नवंबर में हुआ था, 15 नवंबर, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कर है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना है आपका? तो 1912 में, वही ऊपर भी ये क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट किया हुआ है एक ही साल में। फिर आपका बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ। अगला देखते हैं, कह रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ठीक है, तो वो उस समय की बात 9 जिले थे। आगे चलिए, कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किस मिट्टी से भाई? तो कच्छारी मिट्टी जो है बिहार में अधिकांश है। ठीक है, आगे चलिए 46 क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। ये रहा, कह रहा है कि भारत के राज्यों
में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो न्यूनतम में भाई सबसे पहले है आपका बिहार। ठीक है, आगे है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो ये आपका द्वितीय स्थान रखता है। और बात किया जाए आपका प्रथम स्थान का, तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कृषि आधारित है, कृषि आधारित राज्य है, तो यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग ही ज़्यादा सफल माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर है एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में पटना का स्थान कौन सा मिला है? तो ये आपको प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, और देखिए फिर कर है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है? तो ये दरभंगा में हुआ है। फिर देखिए बिहार के मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन देखते हैं। कर है योजना का वार्षिक व्यय रखा गया है 7,221 करोड़ रुपए। शिक्षा और स्वास्थ्य और समाज कल्याण 3 विभागों द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा, ये भी ठीक है आपका। फिर कह रहा है जन्म के स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने के प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्नातक में कंडीशन कुछ और है, आपको वहां पर राशि कुल जोड़ने पे आपका आएगा 54,100 रुपया, जिसमें कि हर समय मिलेगा आपको अलग अलग, तो इस पे 60,000 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कन्या शिशु के जन्म के समय उसके परिवार को 2,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये तो ठीक है आपका, तो इसमें केवल मेरा नहीं मिला, एक ही ऑप्शन सी, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे 52। अब आगे आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको दे सकता है? तो राष्ट्रपति को। ठीक है, फिर कह रहा है पिछड़ी जाति के आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये आपको कालेलकर थे। ठीक है, काका साहब कालेलकर। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो जैसे आपका संघ लोक सेवक है, उसी तरह राज्य है आपका राज्य लोक सेवा आयोग है, तो यहाँ से आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं बल्कि उसके राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पर आपका राज्य के राज्यपाल करेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के हो जाएगा आपका सही जवाब राज्य के राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? देखिए लोकसभा में इसका निर्धारित किया गया है 25 साल, और पंचायत चुनाव में आपका आता है तो 21 साल होता है। ठीक है, 18 साल पे नहीं जाना, 18 साल आपका वोट देने का अधिकार मिलता है, मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। फिर अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 330 है, 330। अगला देखिए राष्ट्रपति क्या है भाई? तो राष्ट्रपति हमारा एक संसद के हिस्सा होते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन दे रहा है संसद के हिस्सा। आते हैं 59 क्वेश्चन, ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? यह है अनुच्छेद 40। फिर अगला है निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग जिसे केंद्र एवं राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, अपना प्रतिवेदन जमा किया था 1987 में। ठीक है, यह क्वेश्चन आता है कि केंद्र या राज्यों के संबंध में कौन सा आयोग जो है आपका संबंधित है? तो यही होता है आपका सरकारिया आयोग, ये तो क्लियर याद रखिएगा। अगला देखिए कर निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान
किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद आपका 280 है। फिर कह रहा है भारत का महान्यायवादी जो है ये किसके द्वारा आपको नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति ही इसको नियुक्त करते हैं, जो कि राष्ट्रपति के विधिक सलाहकार होते हैं ये, ठीक है। आगे चलिए, कह रहा है आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, 1956, ठीक है। और इसमें जो है पुनर्गठित सबसे पहला राज्य कौन सा है, ये भी आता है आपको क्वेश्चन में, तो आप इसको कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि पहला कौन सा है जो आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया था। अब देखिए आ गया भारत का भूगोल, ठीक है। तो यहाँ से आता है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो हमारा कौन सा क्षेत्र भाई है? ऊपर में कश्मीर मिल जाएगा आपका। तो कश्मीर ही कश्मीर की तरफ हम लोग चलेंगे तो उधर मिल जाएगा आपका, सबसे ऊंचे पे चल जाइए, नाथुला दर्रा मिलेगा आपका। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इधर नाथुला दर्रा हो जाएगा। जोजिला दर्रा उसके आसपास में आएगा, लेकिन नाथुला दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पे है, ठीक है। तो ये देखिए कश्मीर के आसपास, मतलब ये ऊपर नहीं जाकर थोड़ा सा दाहिने आपका आ जाएगा नाथुला, क्योंकि ये जो है नाथुला दर्रा आपका पड़ जाता है कहाँ? सिक्किम में, ठीक है। तो सिक्किम आपका थोड़ा सा हिमालय के क्षेत्र में दाहिने तरफ पड़ता है, ये ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है सिक्किम हो जाएगा नाथुला दर्रा आपका सबसे ऊंचा, जो कि लगभग आपको पड़ जाता है ये 4400 के आसपास में मीटर में जाएगा, और फीट में आपका लगभग वही 12,000 के आसपास में चला जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार होता है, जाफरान करे उसके उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, कौन सा? करेवास मृत्तिका। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय में, चूंकि केसर सबसे ज्यादा उधर ही मिलेगा आपको। तो आगे देखिए, कर भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश है आपका, जहां पर कि गन्ना सबसे ज्यादा होता है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, कर रहा है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो यहाँ जो है अवरख में आपका दो किस्म, एक याद रखिएगा, अवरख में आपका चातरी अवरख रहेगा, तो वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भुवन पहाड़ी, ठीक है। ये चूंकि कहाँ पड़ जाता है, ये मेघालय का पठार जो है इसके अंतर्गत आपको वो मिलेगा भुवन पहाड़ी, हालांकि आपको ये हिल्स का हिस्सा हो जाता है। इसमें आपको आता है मेघालय में आपको गारो, खासी और जयंतिया जो है ये आते हैं। ये जो है भुवन पहाड़ी जो है ये आ जाता है आपका लुसाई पठार के अंतर्गत, तो ये आपका भुवन पहाड़ी नहीं होगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्न, ये देखिए आगे है आपका विश्व का भूगोल, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो हंगरी देखेंगे आप, मैप तो यहाँ पर है नहीं आप सभी को, तो मैप में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा ये जो है आपको हंगरी, ये स्थल रुद्ध देश हो जाएगा। स्थल रुद्ध मतलब कि जिसके चारों तरफ स्थल लगे हुए हों, ठीक है, माने समुद्री एरिया उसमें नहीं पड़ता है, वही आपका स्थल रुद्ध देश हो गया। स्थलों से घिरा हुआ देश आपका हंगरी हो जाएगा, ठीक है। और विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश जो है वो आपका है वेटिकन सिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ठीक है, तो निम्न में से देखना है ना कि पूरे में, यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नहीं मारेंगे, इसमें हो जाएगा, इसमें जो है बोर्नियो जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। आगे देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ठीक है,
तो इसमें जो है पंपास का जो क्षेत्र पड़ेगा वह आपका भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रभावित नहीं होता है। अगला है वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो आपका चीन है। फिर देखिए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो अमेरिका को छोड़कर आपका सबसे ज्यादा है सऊदी अरब। ठीक है, जो कि अभी हाल फिलहाल में पढ़े होंगे, करंट में आपको पढ़ाया मैंने कि सऊदी अरब को छोड़कर हमारा सबसे ज्यादा आयातक दूसरे स्थान पर आ गया है अमेरिका। ठीक है, यही बैन किया हुआ था कि हम लोग अरब से नहीं ले सकते हैं उतनी मात्रा में तेल, तो हम लोग को अमेरिका से लेनी पड़ रही है और भी मात्रा में, इसलिए तेल की कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अर्थव्यवस्था पे हम लोग। ठीक है, अब कर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है? आपका 31% है। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए कर भारत ने नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है, थिंकिंग टैंक बोला गया है, वो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, आपका ये हो जाएगा हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, 76 क्वेश्चन पे आएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है? आपका 4% है। फिर कह रहा है भारत की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका इसमें लाल फीताशाही को हटाना भी हो सकता है। फिर आपका विनिर्माण के लागत को कम करना, ये भी आपका सही है। फिर उत्पाद की प्रतियोगिता बनाना, तो इसमें आपका सब एक से अधिक हो जाएगा आपका ऐसे ही। ठीक है, इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स और इसमें सब सुधार करने पे रहा, तो ये इसमें आपका एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, आगे चलिए, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो है इसमें आपका कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक मिनट, यहाँ मेक इन इंडिया जो है इसमें क्या है कि हमारे जो भारत में प्रोडक्ट की निर्माण होना चाहिए, विनिर्माण हमारे देश में होगा, तो औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन तो होगा ही होगा। आपका ये गलत दे रहा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, तो इसमें देखिए एक से ज़्यादा चला जाएगा। मेक इन इंडिया तो होगा ही आपका, क्योंकि ये जो है आपको प्रोत्साहित कर रहा है कहीं ना कहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आपका ईज हो जाएगा बिजनेस करने का, तो वो भी आपको औद्योगिक विकास में सहयोग करेगा ही करेगा। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया भी आपका ये औद्योगिक विकास का एक पहलू ही है, तो इसमें एक से अधिक चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा ये ऑप्शन सही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करें आपका कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? आपका 73% के आसपास में रहा। तो महिलाओं का 73% आपका इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो इनमें से कोई नहीं ले लेंगे। अब कह रहा है इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ये जो है मोहम्मद यूनिस का दिया हुआ है। अगला चलते हैं 82 क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि उत्पाद कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? तो अगर गुणवत्ता वाला बीज मिल जाए, कुशल सिंचाई मिल जाए, तो ये सब चीजें अगर मिल जाए, कीटनाशक का प्रयोग कर लें, उर्वरक का प्रयोग कर लें, तो हमारा उत्पादकता क्या है अचानक बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ये भी आपका ये ऑप्शन चला जाएगा। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं मनरेगा का उद्देश्य।
कह रहा है मनरेगा में आपका पहला है कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना, तो ये तो आपको हो जाएगा यहाँ से। फिर आपका है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना, तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को ही प्रोत्साहित मिल जाएगा। फिर जल प्रबंधन भी इसमें हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद ग्रामीण आय को बढ़ाना भी इसमें हो जाएगा, चूंकि इसमें 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो उसमें ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उससे आपका आय भी बढ़ेगा, तो इसमें हमारा 1 से अधिक इसमें भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। करें निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्देश्यों में शामिल नहीं था। ठीक है, संघीय बजट में। ठीक है, तो ये तो उस समय प्रेजेंट टाइम की बात है। यहाँ हम लोग ऐसे इसका आंसर देखते हैं, तो इसमें भारत को शिक्षित करना इसमें शामिल नहीं किया गया था 17-18 में। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें आपका बीज उर्वरक और जल तकनीकी के विकास से लग सकता है कि ये जो है हरित क्रांति का एक द्योतक है। आगे चलिए, करें भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। इसमें से दिया हुआ जो ऑप्शन है, इसमें बिहार आपका ऐसे भी सबसे भारत में सबसे सर्वाधिक है, तो यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा आपका बिहार का। चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कर रहा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंग अनुपात कितना है, तो आपका 918 है। 1000 पुरुषों पर 918 महिला हैं। और अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे बात किया जाए तो उसका लिंग अनुपात कितना है, 943। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। आपका 2006 से 7 में जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार प्रकाशित किया गया था। ठीक है, 89 देखिए, कह रहा है बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया, तो ये सबसे आपका सेवा क्षेत्र से था। आगे देखिए, कह रहा है 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो ये तो कृषि प्रधान आपका राज्य है, तो आपका 70% इसमें सर्वाधिक हो जाएगा। 70% आदमी जो है ये कृषि में कार्यरत है। आगे है बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी। ठीक है, तो आर्थिक विकास दर इसमें हमारा 10.5% था, 10.5। इसमें ऑप्शन कोई दिया नहीं है आपका, तो इनमें से कोई नहीं चला जाएगा। ठीक है, इसका 10.5% था। आगे चलिए, भौतिकी में देखिए आपका है, ये आ गया भौतिकी। कर रहा है एंगस्ट्रॉम इकाई क्या है, तो एंगस्ट्रॉम जो है वो आपका तरंगदैर्घ्य का इकाई है। देखिए अभी भौतिकी आया तो एक चीज़ याद आया, एक क्वेश्चन हमसे गलती हो गया था, जैसे दिमाग में कुछ और रहता है, जैसे कि होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये टिक नहीं मारना चाहिए और वही मारा जाती है। जैसे कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो वर्ष से लोग समझते हैं कि समय है, तो वो जो है आपका समय का नहीं बल्कि वो दूरी का होता है। तो ये कॉमन चीज़ थी जो कि हम व्याख्या में कुछ और बोल रहे हैं और उसका आंसर कुछ और मार दिए थे। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। लेकिन हाँ, अगर आप वीडियो देखते हैं आपको गलत लगता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, आपका तहे दिल से स्वागत है। चूँकि देखिए हम लोग के साथ एक साथ काम करने रहते हैं, तो यहाँ तो जल्दी के हम लोग रहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो अगर आप सभी को कोई भी गलती लगे तो मोस्ट वेलकम है, आप सब कमेंट करके मेरा ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराइए ताकि गलतियां हमसे कम हो, यही चाहेंगे। तो चलिए बातें हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है आवृत्ति को नापा जाता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक आपका क्या है भाई, हर्ट्ज होता है। चलिए आगे है, सही कथन चुनना है हम लोग को। तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से अधिक होता है, कम नहीं, तो ये आपका गलत है कथन। फिर कह रहा है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इसका जो है ये सही है, इसमें ज़्यादा होता है, तो ये तो ठीक है आपका। फिर कह रहा है बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे से ज़्यादा होता है,
ये भी आपका गलत है। फिर आपका बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले से ज़्यादा होता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो आपका केवल एक ही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को याद होगा बिब्जियोर, उस तरह से याद रख सकते हैं, या बैन या पिन वाला ट्रिक है जो आप याद रख के उसी क्रम के अनुसार देख लीजिए किसका तरंगदैर्घ्य कम है ज़्यादा है, उससे आपको निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कर है आपका, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पे आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। जैसे -40 पे -40 रहता तो आपका -40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता। ठीक है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि ये जो है प्लस का सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो फॉर्मूला अब लगाना पड़ेगा हम लोग को, फटाफट से फॉर्मूला पे हल करते हैं इसको। तो कितना होता है फॉर्मूला, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 होता है। तो इसको हम लोग कटा लेते हैं यहीं पर, 5 से ये कटता है आपको 20 5 100 और ये हो जाएगा आपका 20 9 तो कट जाता है। ठीक है, आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। तो C का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40, तो 40/5 हो जाएगा और ये हो जाएगा F माइनस 32/9। ठीक है, तो 8 5 40, अब इधर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 9 72 और ये माइनस का जो 32 है इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें विद्युत शक्ति का इकाई क्या है भाई, तो शक्ति का वाट होता है। आगे चलिए, करें विद्युत मोटर में क्या होता है, तो विद्युत मोटर में हम लोग क्या करते हैं, आपको उसमें देते हैं विद्युत धारा जो कि एक यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, किसमें, जब विद्युत मोटर यंत्र में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अगला आते हैं, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है, तो एमीटर से नापते हैं। ठीक है, और आपका विभवांतर किस से नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से। ठीक है, अब आइए देखिएगा है ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक क्या होता है। तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा माना गया है, उसमें आपको वो CO2 भी है, N2 भी है और मीथेन भी है, ओजोन को भी माना गया है। ठीक है, तो ओजोन में मात्रा कम होती है लेकिन सबसे अधिक माना गया है आपका CO2 NO2 को। तो यहाँ पर आपका मीथेन भी इसमें ज़्यादा माना गया है। तो इसमें कहने का मतलब एक से अधिक हो जाएगा ये ऑप्शन। ठीक है, मुख्य घटक पूछ रहा है तो ये सब पाए जाते हैं भारी मात्रा में। चलिए आगे देखिए, कर रहा है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य में दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है E बराबर mc² जो खोज किया था उन्होंने, अर्थात बोल सकते हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये आइंस्टीन का दिया हुआ है, आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कर है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो नाम से ही आपको जैसे होता है हाइग्रोमीटर, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, कर है दाब का इकाई क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा प्रति क्षेत्रफल इकाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, दाब कहते हैं। तो बल का हो गया न्यूटन और ये हो गया आपका क्षेत्रफल का स्क्वायर हो गया प्रति मीटर स्क्वायर अर्थात वर्ग मीटर। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है आपका कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तो 7 देखिए आपका किसका होता है, शुद्ध पानी का और उदासीन विलयन का। दो ऑप्शन इसमें होगा, क्षारीय का तो आपका 7 से अधिक हो जाएगा, अम्लीय का 7 से कम हो जाएगा। तो इसमें दो ऑप्शन मिल रहा है, एक से अधिक ले लेना है। फिर कह रहे हैं निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, तो उसके परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा लीजिए। तो ऑक्सीजन का 16 में से 8 घटाएंगे, 8 आ जाएगा। नाइट्रोजन में भी हो जाएगा, हाइड्रोजन में आपका नहीं होगा, न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता। आप लोगों ने ऐसे जीके में भी पढ़ा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक और परमाणु भार भी एक होता है। जब इसको घटाएंगे 1 - 1 कितना आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। आगे देखिए, कर है जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से देखते हैं क्वेश्चन। कर है आपका डीएनए की खोज किसने की थी। ठीक है, तो डीएनए का जो है इसमें
इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका, इसमें किसी का नहीं है। जैसे कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है, ये इन लोगों ने इसका संरचना किया था, खोज, आणविक संरचना का खोज किया था, तो इसमें आपका वो भी नहीं जाएगा। तो इसमें से कोई नहीं है आपका जो डीएनए का खोज है। और एक चीज है, डीएनए का आप सभी को नाम याद रखना है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का यही होता है आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डी अगर लगता है तो डी के जगह आ जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो एक तरह का ये वसा होता है। फिर आपका देखिए कह रहा है इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम, जिसको हम लोग ईईजी बोलते हैं। ईईजी का उपयोग किसके देख रेख के लिए या किसके निगरानी के लिए उपयोग होता है, तो ये तो सभी को पता होगा भाई, मस्तिष्क के लिए यूज होता है आपका, डी ऑप्शन पे दे रहा है। और ईसीजी होता है वो आपका हृदय के लिए होता है, ईसीजी। ठीक है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को अच्छे से याद होगा। और शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है भाई, तो थैलमस, मतलब तापमान होता है, तो आपका ऐसे ही हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अगला देखिए, करें मानव शरीर में कितना % पानी होता है, तो लगभग 70% हमारे शरीर में पानी ही पानी है। ठीक है, आगे देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। करें कोशिका का शक्ति स्रोत कौन सा होता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला गया है आपको ऊर्जा का घर या शक्ति का स्रोत भी बोल सकते हैं। फिर कह रहा है एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है, तो एड्स आपका विषाणु के कारण होता है, ये तो सबको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। अब आपका समसामयिक किया गया है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये जो है सारे क्वेश्चन 2018 के मिलेंगे। ठीक है, देख रहे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ से एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि अक्टूबर 2018 ये एग्ज़ाम कब हुआ है आपका, दिसंबर में। ठीक है, तो हम लोग को आप इससे मिला सकते हैं कि जो बीपीएससी क्वेश्चन उठाती है करंट अफेयर्स का, वो लगभग 6 महीना से ज़्यादा पुराने की नहीं होती है। तो ऐसे आप सभी लोग पूरा किताब को उसी के अप्रॉक्स में चलेंगे कि अक्टूबर से दिसंबर देख रहे हैं कि 3 साल का जो है 3 महीना का जो है ज़्यादा कवर करता है, और अधिकतम जाता है तो 6 महीना तक का। ठीक है, तो हम लोग उसी पैटर्न के, इसीलिए ये प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है कि आप लोग बीपीएससी के पैटर्न को अच्छे से समझ पाएं। तो यहाँ से चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन पे, फटाफट से इसको बढ़ेंगे देखते हुए। करें अक्टूबर 2018 के प्रथम सप्ताह में भारत की रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण किस देश के त्रिदिवसीय यात्रा पर गई थी, तो ये आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। फिर अगला देखिए, अक्टूबर 2018 के निम्न में से किस देश की संसद ने आंग सान सू की मानव नागरिकता वापस ले ली, आपका कनाडा का। फिर आगे निम्न में से कौन नाफ्ता आप सभी को पता होगा आपका, एक ये जो है 3 देशों का समूह बनाया गया है जिसमें कि एक व्यापारिक समझौता होता है। तो यहाँ से जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये लिखते हैं हम लोग इसको नाफ्ता, इस तरह से नाफ्ता हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हाँ, यहाँ पर निम्न में से कौन नाफ्ता में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका कौन कौन सा देश है, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। तो इसमें आपका ग्रेट ब्रिटेन नहीं शामिल है। आगे चलते हैं 115 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें सितंबर 2018 में भारत ने किस देश के साथ मोबिलाइज योर सिटी समझौते पर हस्ताक्षर किया, वो आपका फ्रांस हो जाएगा। अगला है अगस्त 2018 में विदेशी मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने किस देश में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो ये आपको मॉरिशस में हुआ था। फिर है अगस्त 2018 में किस देश ने भारतीय मूल के प्रवासी लोगों के लिए, ठीक है, अंग प्रत्यारोपण की सुविधा देने संबंधी कानून बनाया है, तो ये यूनाइटेड किंगडम का है आपका। आते हैं 118 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम लोग कह रहे हैं आपसे कि नवंबर 2017 में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में एमरसन मनांगम्बा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए, जिम्बाब्वे के थे। अगला देखिए किस देश में, यहाँ देखिए ये एक चीज मिला रहे हैं आप सभी लोग, अक्टूबर के बाद आपका नवंबर से पूछ रहा है, दिसंबर में एग्जाम हुआ है, तो करेंट एकदम नजदीक का पूछता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, कह रहा है कि किस देश ने विगत 2 वर्षों से लागू आपातकाल को 20 जुलाई 2018 को समाप्त
किया गया। देखिए ये कहाँ लेकर चला गया, आपको 6 महीना पहले का जुलाई में लेकर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 महीना अधिकतम देख लेना हम लोग को, और बाकी जो है आसपास का सारे घटनाओं को देखते चलना है, ठीक है। तो ये आपको हुआ था, आपातकाल समाप्त हुआ था 2018 में 20 जुलाई को तुर्की का। 120 नंबर क्वेश्चन है कि जून 2018 में पोलियो के प्रकोप के कारण किस देश में आपातकाल लागू किया गया। तो ये आपको पापुआ न्यू गिनी है। अगला है 29 सितंबर 2018 को बांग्लादेश को हराकर भारत ने कुल कितनी बार क्रिकेट का एशिया कप जीता है। तो अब तक भारत जो है उस समय 18 का, ये हो जाएगा 7 बार। अगला देखिए कह रहा है कि 8वें एशियाई खेल 2018 जकार्ता में जो हुआ उसमें कह रहा है जीते गए पदकों का सही क्रम कौन सा है। तो एशियाई खेल जो 2018 जकार्ता में संपन्न हुआ, भारत उसमें आपका कुल जीता था 15 स्वर्ण, 24 रजत और 30 कांस्य, कुल आपका 69 पदक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सा है, आपका स्पाइस जेट है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना जो है अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूरी दी है। तो इसमें आपको 6000 करोड़ रुपए दिए। आगे चलते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे फटाफट से। कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। ये बताया गया है कि मतलब यहाँ तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग तथ्य मिलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक और कारण है जहाँ की यहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण आपका वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो कितने वर्षों तक नहीं हुआ, ये आपको कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा हुआ, तो 900 सालों तक न के बराबर हुआ, जहाँ जिसके कारण वहाँ पतन होते चला गया, ठीक है। आगे देखिए कर है फरवरी 2018 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये 24.40% हो जाएगा, आपका लगभग 25% आता है। आगे देखिए कह रहा है आपका कि जनवरी 2018 में भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता भाई बहन बनाने को मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। कौन सा राज्य है आपका, सिक्किम। आगे देखिए कर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 में किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, आपका सतारा को मिला था, महाराष्ट्र का। अगला है सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया। ये आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है इसको सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया था। आगे है सितंबर 2018 में निम्न में से किस संस्थान में देश के प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो ये जो है बड़ोदरा का आपका हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय रेल एकेडमी बड़ोदरा। आते हैं 31 क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। कह रहे हैं आपका कि जीमेक्स 2018 का संबंध किस देश से है। तो ये तो आपको मैंने ट्रिक बताया हुआ था, इसको ज़्यादा पढ़ने का नहीं है। जीमेक्स हो गया आपका जापान एंड इंडिया मैरीन एक्सरसाइज। तो मैरीन एक्सरसाइज मतलब आपका नौसेना हो जाएगा, मिलिट्री होगा नहीं, नौसेना का अभ्यास हो जाएगा। भारत और जापान, ये हो गया जापान इंडिया, JIMEX, जापान इंडिया हो गया। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलिए कर रहे हैं 132 क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सितंबर 2018 में वायु प्रणाली के शुभारंभ किस नगर या राज्य में किया गया है। तो आपका दिल्ली हो जाएगा। अगला देखिए करें निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है नीतीश कुमार ने भाई। तो ये हो जाएगा विकास समीक्षा यात्रा के दौरान, ठीक है। अगला देखते हैं कर 16 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री जी सुशील कुमार मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया है। आपका पटना हो जाएगा। अगला देखते हैं कह रहा है कि 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना में नील के धब्बे पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है।
तो नील का धब्बा विमोचित किया गया है। उपराष्ट्रपति उस समय तत्कालीन थे आपको वेंकैया नायडू के द्वारा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री के निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य कितना है। जो आपका मधेपुरा लोकोमोटिव मोटरों किया वो है आपका 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, अश्वशक्ति है आपका 12,000। ठीक है, अश्वशक्ति। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाप्रहियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को कहाँ संबोधित किया। तो ये आपका मोतिहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एनडीएमए ने अप्रैल 2018 में सीबीआरएन इमरजेंसी पर आधारित मॉक ड्रिल का अभ्यास किस एयरपोर्ट पर किया है। तो आपका यही है पटना वाला, जो आपका एलएन लोक नारायण जयप्रकाश नारायण का जो है ये है आपका पटना वाला। आगे चलते हैं, कह रहा है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है। तो उस समय भाई देखिए 2018 का क्वेश्चन है, जो कि उस समय आपका हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है आपका उस समय का। ये जो था आपका ऐसे आपको उर्जित पटेल भी था, तो उस समय ये कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन रहा था उस समय, चूंकि बहुत लोगों का मानना था वर्तमान में, चूंकि 1-2 दिन पहले ही, लगभग 1-2 दिन या 1 सप्ताह पहले ही ये चेंज हुआ था उस समय, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन वाली बात थी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग करें तो इनमें इनमें से कोई नहीं ले लेना है, चूंकि उस समय अमिताभ कांत की बात थी। चलिए आगे चलते हैं। 140 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि इनमें से कौन नीति आयोग के सीईओ हैं। तो उस समय सीईओ आपका अमिताभ कांत 18 के थे, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका चालू होता है गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा, जो 10 क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से हम लोग मैथ को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे इतने कम जगह में, इसलिए हम लोग इसका केवल आंसर देते हैं। अगर आपको ट्रबल होती है तो मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। आप कमेंट कीजिए कि सर मैथ का हमको वीडियो चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट इतना का या इस क्वेश्चन पेपर का, आपको वीडियो जरूर अवेलेबल कराई जाएगी। तो इसका केवल आंसर देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर दे रहा है आपका 17 मीटर, इसका दे रहा है आपका 10 सेकेंड। 143 का क्वेश्चन दे रहा है आपका 15। फिर आपको कह रहा है आगे ये 144 का दे रहा है -5। आते हैं 145 क्वेश्चन, देखिए 144 हो गया है। 145 का आपका जवाब दे रहा है 750। फिर आपका 146 का सही आंसर आपका दे रहा है 35/73। अगला देखिए, ये सब आपको ट्रिक मैं बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे तुरंत निकाल सकते हैं, क्या क्या ट्रिक है वो सब आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा, क्योंकि बहुत व्यस्तता रह रही है, अभी चुनाव चल रहा है, इसके लेकर थोड़ा सा व्यस्त हैं। तो इस जैसे ही आपको समय मिलता है मैथ वगैरह का थोड़ा थोड़ा टिप्स ट्रिक्स आप सभी को दे दूंगा। चलिए 147 का आपका सही जवाब दे रहा है ये एक। 148 का देखिए आपका हो जाएगा 37 ईयर्स। 149 का जवाब दे रहा है आपका 1। फिर आपका 150 का है 115। ठीक है, तो ये आपका कुल 150 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। वीडियो को लाइक शेयर सब और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखकर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं, आप लोग सहयोग देते रहें हमें। मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।